व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने नेशनल इनकम में 1, 2, 3 तीन चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम चैप्टर नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के तीनों ही मेथड्स, तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेशन के, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तीनों ही मेथड के सारे फॉर्मूलाज लिख लेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि उनके कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है। फिर आपके लिए एक ही वीडियो हो जाएगा जिससे आप एग्जाम से पहले भी रिवाइज कर पाओगे और तीनों ही मेथड आपके यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस चैप्टर का क्रक्स इसी में आप देख पाओगे। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार, अब हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, एस्टिमेशन या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जिसको हम क्या बोलते हैं, NNP@FC। ठीक है, तो देखो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ के आए हो ना, वहां पे भी तीन चीजों का, तीन फेसेस का जिक्र करा गया था, है ना। डिस्पोजिशन, या नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो सबसे पहले क्या हुआ था, जनरेशन, फिर अल्टीमेटली इनकम, फिर एक्सपेंडिचर। तो अलग अलग मल्टीपल फेसेस थे। उसी तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास? तीन। सबसे पहला जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। दूसरा होता है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड और तीसरा होता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन के तीन मेथड्स हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तीनों के ही फॉर्मूलाज में आपको, एलिमेंट्स में आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझा दूंगा ताकि आपके पास एक ही जगह सारे फॉर्मूलाज नोटेड रहें, एक ही जगह सारे कॉन्सेप्ट्स रहें और आपके पास एक ही वीडियो हो जिसके रिवीजन से आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इनकम मेथड से, कि अगर हमें, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तीन मेथड्स हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम मेथड की। लेट्स स्टार्ट विद इनकम मेथड। अगर बेटा जी इनकम मेथड की बात करें तो ये मेथड ये बोलता है कि देखो, देश की इनकम निकालने का, नेशनल इनकम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सभी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ इनकम्स हो रही हैं हमारे देश में, फैक्टर इनकम्स। याद रखना, इनकम मेथड हम जब भी करेंगे तो हम लोग फैक्टर इनकम्स लेंगे, ट्रांसफर इनकम्स नहीं लेंगे। तो जितनी भी हमारे पास फैक्टर इनकम्स हो रही है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम्स हो रही हैं, वो सब जोड़ दें तो हमारे पास देश की इनकम बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम हो रही है। भाई देश के अंदर अंदर तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाली इनकम ही आएगी ना, फिर बाहर से आने वाली जोड़ देंगे तो नेशनल तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे को सबसे पहले अपने देश की इनकम निकालनी है, यानी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं? NDP@FC, है ना। तो NDP@FC के लिए आपको याद रखना है कि 5 कंपोनेंट्स हैं जो आपको ऐड करने हैं। ये 5 कंपोनेंट्स आपको न्यूमेरिकल में ढूंढने होंगे। पांचों ढूंढना, वैल्यू पुट करना, आंसर निकाल देना। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बट पहले आप फॉर्मूलाज लिख लो। सबसे पहला देखो, सबसे पहले मेमोरी टेक्निक बता रहा हूं कि रटने का क्या टेक्निक है, याद भी तो रखना पड़ेगा। PRIME, इसको बोलते हैं प्राइम। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम। तो लर्न करने का टेक्निक है प्राइम। प्राइम से सब याद रहेगा। P क्या है? P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट्स। सबसे पहले आता है प्रॉफिट्स। R स्टैंड्स फॉर रेंट एंड रॉयल्टी। I stands for interest. M stands for mixed income. And this E is employees. ये किसकी इनकम है? Employees की। इसका फुल फॉर्म होता है compensation of employees. तो हमारे पास 5 कंपोनेंट्स हैं, प्रॉफिट्स, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड COE। COE मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आप जब इन सबको जोड़ दोगे ना तो इन सबको ऐड करके आप यहाँ पहुँच जाओगे NDP@FC पे, है ना। और नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी हो तो NNP@FC पे जाना है। NNP@FC पे जाने के लिए बस क्या करना पड़ेगा, देखो बाकी सब सेम है, सिर्फ आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। तो आपको इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? NFIA, है ना। तो आप सबसे पहले ये 5 कंपोनेंट्स ढूंढोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले, कोई और एग्रीगेट पूछ ले तो वहाँ चले जाना,
नेशनल इनकम पूछ ले तो यहाँ चले आना NFIA जोड़ के, ये तो आपको आता है एग्रीगेट से, राइट। अब देखो कई बार ना बच्चों प्रॉफिट नहीं दिया होता, बट उससे पहले ये समझ लो कि प्रॉफिट किसके लिए है, जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, जो कंपनीज हैं वो प्रॉफिट्स अर्न करती होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टीज से पैसा कमाते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, उसको क्या बोलते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। कुछ लोगों ने कुछ इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हुए होंगे जिससे उनको इंटरेस्ट आता होगा, उनकी FDs होंगी वहाँ से इंटरेस्ट आता होगा, तो इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद जो सोल प्रोप्राइटर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, CAs हैं, लॉयर्स हैं, जो खुद के लिए काम करते हैं, उनकी इनकम को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। जो जॉब वाले लोग हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए होता है COE। तो देखो सारे आ गए, जॉब वाले आ गए, प्रोफेशनल सोल प्रोप्राइटर्स आ गए, इंटरेस्ट इनकम आ गई, अपनी प्रॉपर्टी से कमाते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी आ गया, प्रॉफिट्स आ गया कॉर्पोरेट्स के लिए। रॉयल्टी होता है जब आप किसी एसेट को यूज़ करने का राइट देते हो किसी और को, आपका एसेट कोई और यूज़ करता है तो आप उससे रॉयल्टी चार्ज करते हो, है ना। जैसे आपकी बुक्स हैं, किसने लिखी, ऑथर ने लिखी, छापता कौन है, पब्लिशिंग हाउस, बेचता कौन है, पब्लिशिंग हाउस। ऑथर ने तो एक बार लिख दी, उसकी टेंशन खत्म, फिर वो क्या बोलता है, भैया मुझे इस पर रॉयल्टी देते रहना क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरी है ना, ये एसेट तो मेरा है ना, तो उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ऑलराइट, अब देखो प्रॉफिट्स कई बार डायरेक्टली गिवन नहीं होता बच्चे, तो प्रॉफिट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स को ही हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं, और सेविंग्स, और इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरा एलिमेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो अगर प्रॉफिट कभी गिवन ना हो तो ये 3 चीज़ें आपको ढूंढनी है, 3 हो 2 हो, जो क्वेश्चन में दिया हो, डिविडेंड प्लस करना उसमें रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स, प्लस करना उसमें कॉर्पोरेट टैक्स। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास प्रॉफिट्स के। तो अगर कभी प्रॉफिट सीधा सीधा नहीं है तो ये होंगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, ये एज इट इज होते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या क्या होता है हमारे पास, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा एलिमेंट होता है बच्चे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसका मतलब जो जॉब्स वाले लोग हैं उनको भी सीधा सीधा कई बार पैसा नहीं मिलता, उनको 3 एलिमेंट्स में पैसा मिलता है, यानी कुछ तो कैश में मिल जाता है, उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कुछ उनको कई बार एसेट्स की फॉर्म में या कैश के अलावा किसी भी फॉर्म में अगर पैसा मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। और तीसरा होता है जो एम्प्लॉयर, याद रखना बच्चे, एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन दे देगा, तो एम्प्लॉइज नहीं ऐड करना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सोशल सिक्योरिटी मतलब उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इस तरीके का कुछ फंड है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया, ये हमारे इनकम मेथड में सारी चीज़ें होती हैं। समटाइम्स क्या होगा बच्चे, समटाइम्स ना आपको ये 3 एलिमेंट दिए होंगे, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। इन 3 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन 3 एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अगर कभी ऑपरेटिंग सरप्लस बोला गया हो तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब समझ जाना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास इन 3 एलिमेंट से बनता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इनकम मेथड से अगर आपको कभी भी नेशनल इनकम निकालनी है तो आपके पास यही मेथड रहने वाला है। देखो ये हमारा इनकम मेथड से अप्रोच रहती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड पे चलते हैं। सही है जी, इसके क्वेश्चंस में भी आपको कराऊंगा तो आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब चलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड पे। अगर बात करें बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड में अब हमारे देश में होने वाले सारे खर्चे जोड़ दो। देखो अल्टीमेटली आपने खर्चा करा तभी तो किसी ना किसी की इनकम हुई, सर्कुलर फ्लो में यही तो होता था। तो चाहे खर्चे जोड़ के निकाल लो चाहे इनकम जोड़ के निकाल लो, आंसर तो सेम ही आना है, राइट। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या करते हो,
आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी एट एमपी। जो खर्चा होता है ना उसको जीडीपी एट एमपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस, राइट, क्योंकि खर्चा मार्केट प्राइस पे होगा हमेशा। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं सर? इसके 4 एलिमेंट्स हैं। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं बच्चे। कौन कौन से हैं हमारे पास एलिमेंट्स? इसको याद रखने का टेक्निक है GGNP। जैसे कोई आपको बोले ना कि भैया एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल दो, तो बोलना जी नो प्रॉब्लम, अभी निकाल के देते हैं, जी नो प्रॉब्लम। तो 4 एलिमेंट्स हैं GGNP। सबसे पहला जी क्या होता है? दिस इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब सरकार का खर्चा ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज पे सरकार का खर्चा है, ठीक है। दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट को। इसका मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट पे जो भी खर्चा करा गया है वो सब हमारे पास इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाता है। एन से क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स कैलकुलेट कैसे होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसको हम x माइनस एम से भी डिनोट करते हैं। और P होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है हम जैसे लोगों का खर्चा, हाउस होल्ड्स का खर्चा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द हाउस होल्ड्स का खर्चा। तो देखो यही 4 खर्चे होते हैं, हाउस होल्ड कर रहा है, फर्म्स कर रहा है, सरकार कर रहे हैं, सबके खर्चे बेसिकली जोड़े हम लोगों ने। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट बन जाता है जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी से आपसे कुछ भी निकालने को बोल सकता है। नेशनल इनकम बोले तो जीडीपी एमपी से एनपीएफसी पे जाना आपको आता है ना, सीखा है आप लोगों ने पहले। तो यहाँ पे याद रखना ये आ गया। अब इसके अंदर कहाँ कंफ्यूजन होता है? इसके अंदर आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के चांसेस रहेंगे। इसमें कैसे कंफ्यूज कर देगा सर? तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ना ये आपको कई बार एक एलिमेंट दे देगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आपको ध्यान से देखना है, कहीं फिक्स्ड पार्ट तो नहीं दिया हुआ कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसका मतलब समझ जाना, फिक्स्ड का मतलब है कि वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड दिया हो तो उसके अंदर आपको क्या जोड़ना है? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा चेंज इन स्टॉक में आ जाता है। तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो इसमें आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना होता है। यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इसका भी आप लोग जल्दी से एक ही जगह नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट जब आप क्वेश्चंस करो तो आपके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें लिखी हुई हों पहले से। चेंज इन स्टॉक का ही एक दूसरा नाम भी होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। लो सर, ठीक है, परफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा मेथड कौन सा आता है? तीसरा मेथड आता है हमारे पास बच्चे वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड में याद रखना हमारे को जो वैल्यू मिलती है उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी को जीडीपी एट एमपी भी बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट एमपी। तो जीवी एट एमपी फाइंड आउट कैसे होता है इस मेथड से? इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन
यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि हमारे को टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्शन हुआ, दिस इज फाइनल प्रोडक्शन। और इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को तो वैल्यू एडिड बोलते हैं या उसी को तो वैल्यू एडिशन बोलते हैं, है ना। तो हमारे को वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना होता है। अब याद रखना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल कंसिडर करते हैं, ठीक है। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में हम लोग क्या ले लेते हैं, जो हमारा फाइनल प्रोडक्शन के लिए आउटपुट तैयार हुआ है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसका कुछ फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपके पास वही सेम है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और जो सेल्स है, या तो आपको सेल सीधा सीधा दिया होगा फिर तो यही ले लेना, लेकिन अगर सीधा नहीं दिया और आपको ऐसे दे दिया डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल का मतलब समझना कि ये हमारे देश के अंदर अंदर है। इसमें हम जोड़ देते हैं एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल में जब आप एक्सपोर्ट्स ऐड कर देते हैं ना बेटा, तो वो आपकी टोटल सेल बन जाती है। या तो सेल गिवन हो आपको टोटल, अगर टोटल सेल गिवन नहीं है तो ये दो एलिमेंट होंगे, इसमें भी आप चेंज इन स्टॉक ऐड करना, ओके। और जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में हमारे पास यूजुअली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट फिर भी अगर हो तो क्या होगा, डोमेस्टिक परचेजेस, या तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा, अगर नहीं तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स, बाहर से आने वाला अलग से सेपरेटली ऐड कर लेना अगर डोमेस्टिक दिया हो। ये हमारे पास बेसिकली इसका छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट्स। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Production for self consumption is a part of value of output। जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे तो बेसिकली प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी कंसिडर करोगे। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी charges is a part of intermediate consumption। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारा किसका एलिमेंट है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का एलिमेंट है। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे यूज हो जाती हैं। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, अगर आपको अभी ऐसा दिया है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड, तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है। तो इस तरीके की अगर छोटी छोटी कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको समझ जाना है कि क्या क्या पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, ये अपने पास लिख के रखो। ये सब होता है हमारे पास कौन से मेथड का पार्ट, वैल्यू एडिड मेथड का पार्ट। तो वैल्यू एडिड मेथड में सारी चीज़ें ऐसे करी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो जीडीपी एमपी मिलता है इससे भी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकम मेथड की, तो इनकम मेथड में ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं। अब देखो आपको अगर मैं तीनों मेथड की बात करूं एक बार, तो इनकम मेथड के एलिमेंट्स जोड़ के आपको क्या मिलता है, प्राइम। ये है एनडीपी एट एफसी, ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंडिचर मेथड से आपको मिलता है जीजीएनपी, इससे आप कहाँ पहुँचते हो, जीडीपी एट एमपी पे। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो जीडीपी एट एमपी। यहाँ गलती मत करके आना, यहाँ से जीडीपी एमपी मिलता है, यहाँ से भी जीडीपी एमपी मिलता है, लेकिन यहाँ से एनडीपी एट एफ से मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या करें हैं बेटा जी, आज हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लिए।
ये वीडियो आपको हेल्प करेगा फर्दर रिवीजन करने में, वीडियो हेल्प करेगा एक ही जगह सब कुछ नोट डाउन करने में। अब इन सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कैसे करते हैं, 1-on-1 मैं 3 वीडियोस करूंगा, एक इनकम मेथड पे, एक्सपेंडिचर मेथड पे, एक वैल्यू एडेड मेथड पे, और तीनों के आपको न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करा दूंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आज अच्छे से एक बार कंपोनेंट्स देख लो, समझ लो, लर्न कर लो। 1-on-1 जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे एक एक एलिमेंट आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक इसको करके रखो, छोड़ना मत कुछ भी, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।